गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो स्टडी कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 के क्वेश्चनों को देखेंगे और इसकी थ्योरी के बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए वन बाय वन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि देवती चरों की यथार्थ संख्या बराबर होती है। देखिए आपको पता है कि ये आपके पास क्या होता है कि मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स, ये बड़ा है तो ये छोटा आता है और एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध कहलाते हैं। तो इन प्रतिबंधों की संख्या, जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 3 और इज लेस देन इज इक्वल टू 2। तो इसमें जितने समीकरण आते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं? ड्यूल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये ड्यूल वेरिएबल्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? जितने कंस्ट्रेंट्स है, जितने प्रतिबंध है, आद्य प्रतिबंधों की संख्या, ये आद्य प्रतिबंध, जितने प्रतिबंध है, जितने समीकरण उतने ही होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या में आधारित सुसंगत हल अनभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल कराता है। देखिए विद्वानों, एक होता है डीजनरेट, एक होता है आपके पास डीजेनरेट बीएफएस और एक होता है नॉन डीजेनरेट बीएफएस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि देखिए क्या होता है कि कोई भी एलपीपी होती है, जैसे ये समीकरण लिखिए और आपने एक समीकरण ओ लिख दिया, जैसे इसे मानो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 4। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो कितने हैं? 3, जिसको कह दिया n। फिर इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? 2, इसको कह दिया m। तो इसके टोटल जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसको लिखते हैं अपन NCM, ये टोटल बेस। अब इन टोटल NCM में अपन क्या करते हैं कि जब इन समीकरणों को सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये तो समीकरण है, 3 चर है, जैसे आपको क्लास में बताया था। तो दो समीकरण है, 3 चर है, तो आप इसको आसानी से सोल्व नहीं करते। तो किसी एक को क्या करना पड़ता है? जीरो। या तो इसको जीरो मानोगे या इसको जीरो मानोगे या इसको जीरो मानोगे। तो जिसको जीरो लेते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? और लिखे, उसको कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और जो इसको जीरो ले लिया तो अब ये इक्वेशन x2 और x3 आएगी। इसको जीरो ले लिया तो x1 और x3 में आ जाएगी और इसको जीरो ले लिया तो इसका मतलब x1 x2 में आएगी। ये सब आपको वीडियो में बताया गया है जो क्लास होती है उसमें। तो ये क्या कहलाते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। इनको क्या कहते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। लिखते चलिए आप लोग, इनको बेसिक वेरिएबल। अब अपन कहते हैं कि यदि इन बेसिक वेरिएबल्स में अगर ये बेसिक वेरिएबल नॉट इज इक्वल टू जीरो है, नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तो अपन इसको कहते हैं नॉट इक्वल जीरो। तो अपन इसको कहते हैं नॉन डीजेनरेट बीएफएस। और यदि बेसिक वेरिएबल जीरो हो गया, बेसिक वेरिएबल्स क्या आ गया? ऑल बेसिक वेरिएबल्स जीरो है, तो अपन उसको कहते हैं डीजेनरेट बीएफएस। तो इसका ऑप्शन आपके पास है कम से कम एक आधारित चर का मान क्या होना चाहिए? शून्य। तो देखिए यही पे बात होगी कि एक आधारित चर का मान शून्य है तो उसको तो अपन क्या कहते हैं? डीजेनरेट बीएफएस कहते हैं। तो अपने पास यहाँ पे जो अपृष्ठ आधारित सुसंगत हल हो गया वो क्या हो गया? इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका न्यूटन समस्या, ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम होते हैं और असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने की हंगेरियन विधि होती है जो आजकल आपके सिलेबस से हटा भी दिया है। फिर भी आप याद रखिए हंगेरियन मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चंस है आपके पास। गिवन मैक्सिमम जो है इसके अंदर अपन बात करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन पे आ रहा है ये, चलो ये जो क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है मैक्सिमम जो जेड आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? -0.1 x1 प्लस 0.5 x2। और आपके पास क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ द x1 x2 ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। तो देखिए
ये आपके इसकी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस की वैल्यू पूछिए तो दो समीकरण दे रखे, एक x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 80 और एक x1 प्लस x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 20। इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो 12वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो देखिए एक्स वाई, तो इसके ग्राफिकल मेथड से देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं x1 बटा 80 प्लस x2 बटा 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और ये कितना बच गया 3, 16 बराबर कितना गया 1। तो एक पॉइंट तो आपका गया 80, ये मान लीजिए 80,0 और 16 वाला ये आ गया। चलो ये 16,0 हो गया, इसको ऐसा मान लेते हैं। एक लाइन आ गई लेस देन है तो इसका इधर ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है। फिर x1 प्लस x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, तो 20 के अंदर देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे 20 हो गया, 20 आएगा तो ये इस प्रकार से आ गया। तो इसका रीजन किधर आ जाएगा, तो ये 20 पॉइंट हो गया। तो अब ये एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं और ये इसका फिजिबल रीजन आ गया। तो चार कॉर्नर को फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू मैक्सिमम जेड में पुट करते हैं तो वही फंडा आपके पास 0 0 इसके अंदर पुट करेंगे और ये वैल्यू आपके पास। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो दिस माइनस दिस 4x2 बराबर कितना आ गया 60, तो x2 बराबर कितना आ गया आपके पास है ये इसमें से इसको सबस्टेट किया तो 60 और ये 15 आ गया। तो 15 आ गया और 15 को अपन इसमें रख देंगे तो x1 बराबर कितना आ गया 5। तो ये पॉइंट तो आ गया आपके पास 5/15, 5,15। तो अपने पास देखिए ये जो वैल्यूज आ गई, इसी प्रकार से ये वैल्यूज आपकी क्या थी, आपकी थी 20,0 और ये वैल्यू आपका ये पॉइंट आपका आया था, ये जो वैल्यू आई थी इसकी 0,16। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें रखते हो और देख लो कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी और मिनिमम है तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने जैसे 0 रखा 16 तो 8 आ गया, इसके अंदर तो कितना आ गया 8, इसको रखोगे तो ये तो क्या आ गया माइनस के 20, तो ये तो नेगेटिव मिनिमम हो गया तो ये तो होगा नहीं। और अब बात करते हैं 515 की, तो 5 का मतलब माइनस के 0.5 हो गया और ये पॉइंट का मतलब 25 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 0 16 पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया। तो ये आपके पास किसका था, ग्राफिकल मेथड की सहायता से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और आप इसमें सिंपलेस्ट मेथड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, देखिए ये क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट का क्या होता है। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर दे सकता हूं कि कोई भी सेट है एस, इसको क्या कहता है, ये एक सेट है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। अपन क्या कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स सेट। कब कहते हैं, कि जब इस सेट के लेट करते हैं दो पॉइंट, एक x1 और एक x2, बिलोंग्स टू क्या लेते हैं एस, इफ इसका एवरी एलिमेंट, यानी ये इसकी जो लाइन सेगमेंट है, इफ लाइन सेगमेंट joining these point, तो लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये लाइन सेगमेंट होती है, इसको जोड़ने वाला कोई भी पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स आपने उठाए, एक x1 और एक x2, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये कंप्लीटली लाइन सेगमेंट बिलोंग्स टू क्या करे, एस करती है, जहां पे आपको पता है लेमडा का मान ये होता है। तो ये कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन होती है। तो अपन उसे कहते हैं कि वो सेट क्या कहलाता है, अमुक समुच्चय कहलाता है। तो देखिए जो डायग्राम आपका ये, इसमें कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाली रेखा पूरी की पूरी इसी में, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। इसमें भी देखो कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी एनी टू, तो उसको मिलाने वाली कंप्लीटली लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को मिलाने वाली वो पूरी की पूरी क्षेत्र में, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। बट इस स्टेप में देखिए ये, इसमें अगर आप यहां लेते हो तो लाइन मिल जाती है पूरी, लेकिन एक पॉइंट यहां ले लिया एक यहां ले लिया, तो इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कंप्लीटली सेट में नहीं है, ये बाहर निकल गई, इसलिए ये क्या है, नॉट कॉन्वेक्स सेट। तो ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पास है ये, तो मतलब समीकरण निकाय का क्वेश्चन है। तो जो इसके अंदर तो क्या होता है कि इन समीकरणों को सोल्व किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, वो आसानी से आप सोल्व करके देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन सोल्वेबल है या नहीं है। ये आपके इस एलपीपी टाइप का क्वेश्चन है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देता है कि इष्टतम जो वैल्यूज है उसको दे रखा है, एलपीपी का जेड का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जो ऑप्टिमम है, तो ये वैल्यूज है, तो इसके अंदर देखिए पहले क्या क्या दे रखा है, जेड की वैल्यूज की बात कर लेते हैं अपन।
जेड की वैल्यू जो आपके पास दे रखी है, जेड बराबर दे रखा आपको, देखिए 2x1 माइनस 10x2, और ये आपके पास क्या है, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 5x2 इज लेस देन इज इक्वल टू -5। तो आप देख सकते हो कि जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए वही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है ग्राफिकल मेथड्स। ये x1 है, इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x2, तो ये लाइन ऐसी जाएगी, x2 बड़ा है, ये x1 है और इधर x2 है, तो बड़ा कौन है, x1, तो इधर ग्राफ हो गया इसका। फिर ये देखिए -5 से डिवाइड कर दो, तो x1 अपॉन -5 प्लस x2 अपॉन कितना आ गया 1, -5 से, और ये लेस देन इज इक्वल टू 1, तो -5,0, तो -5,0 आपको यहाँ पे मिल गया, -5,0, और ये 1,0 यहाँ पे आ गया, तो इसको मिलाने वाली लाइन इस प्रकार से जाएगी, ये लाइन इस प्रकार से जाएगी। तो इसका रीजन दो, इसको माइनस से करते हैं, ये ग्रेटर देन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये आएगा। तो ये ओपन रीजन मिल गया आपको, कैसा मिल गया इसका डायग्राम, ओपन। तो इसका मिनिमम पॉइंट तो मिल सकता है आपको, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मिनिमम जेड, बट मैक्सिमम पॉइंट को अभी कभी भी टच नहीं कर सकेगी, रीजन इस प्रकार से ये आपके पास ओपन है, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल निम्नलिखित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व, अब देखो कॉन्वेक्स सेट का शानदार क्वेश्चन आ गया, इसका लॉजिक सीखिए। देखिए कॉन्वेक्स सेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसको इस ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं कि 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 1 है। अब इसको कंसेप्ट से सोल्व करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, तो अपन मैं इसको ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है, एक सर्किल, सर्किल कैसा होता है, ऐसा, इसके सारे पॉइंट्स कैसे दे रहे, लेस देन, तो इसके अंदर के पॉइंट्स होंगे, तो कहीं पे भी दो पॉइंट्स पकड़ोगे उसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसी के अंदर की, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। ये क्या है, पैराबोला। पैराबोला कैसा बनता है, वाई स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसके अंदर ये इस प्रकार से ये आ जाएगा सेट, तो ये सेट इसमें आ जाएगा, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स लेंगे, मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। ये आपका क्या हो गया, इलिप्स, इलिप्स का गोला ऐसा बनता है, इसमें कहीं पे भी दो पॉइंट्स लगो, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी सेट में जाएगी, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट्स उठा लीजिए तो अपने पास है, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट्स उठाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट जाएगी। बट फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया, दो टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा, 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये जो सर्किल बनेगा आपके पास इस प्रकार से, तो इसकी रेडियस है वो 3 है, 3 है, तो इससे बाहर के एलिमेंट्स है तो बाहर जाएगा। फिर रेडियस 5 है, तो 5 वाला सर्किल बना दीजिए, तो इसके क्या गया अंदर, तो इसकी ये रिंग बन गई, ये रिंग में देखो कहीं पे भी दो पॉइंट्स लोगे तो उसको मिलाने वाली लाइन इस रिंग से बाहर निकल गई, इसका मतलब ये नॉट कॉन्वेक्स, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि समीकरण समीकरण तथा के आधारी हल हल दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सुसंगत हल, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, तो सुसंगत हल वो नहीं होता है जिसमें नेगेटिव माना जाता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो नेगेटिव पड़ता है उसको सुसंगत हल नहीं कहते, क्योंकि जो एलपीपी होती है उसमें अपन लिखते हैं मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए एक्स बराबर बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये सभी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, तो इसके वैल्यूज और ये दोनों साथ होते हैं तब अपन उसको कहते हैं बीएफएस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पास 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है सीधे सीधे कि किसी एलपीपी के आधारी मैट्रिक्स में बी में अशून्य के कृत्रिम सदिश विद्यमान है, इस तरह की शर्त भी संतुष्ट करता है तो समस्या सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। तो देखिए कृत्रिम सर विद्यमान हो जाता है, देखिए एक सिंप्लेक्स विधि पढ़ते हैं, यहाँ पे सी जे बी सी बी एक्स बी इस प्रकार से टेबल बनाते हैं, यहाँ पे जैसे कृत्रिम चर का मान ये विद्यमान है, इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, इसकी कॉस्ट है -m लिखते हैं, ये a1 है, और यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है जिसकी कॉस्ट 0 है, ये x3 है, और इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी है, तो ये यहाँ पे कंडीशंस ये दे देता है कि zj माइनस cj इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल इन दिस सेट में मिल गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। ये आपको सिंप्लेक्स विधि में पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
यदि आद्य समस्या कैसी है, इफ द प्राइमरी प्रॉब्लम इज सिमेट्रिक देन द वेरिएबल ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम विल बी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइंस। सिमेट्रिक मतलब इक्वल। प्राइमल प्रॉब्लम में क्या जाता है कि आपको बताया गया है कि देखिए विद्वानों कि प्राइमल प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए एक्स बराबर बी आ जाता है एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये प्राइमल प्रॉब्लम है, तो इसके ड्यूल वेरिएबल्स जो आएंगे इक्वल चिन्ह दे रखा है तो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। बात समझ आएगी। और अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दिया हुआ रहता है तो ड्यूल प्रॉब्लम में इक्वल कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। ये बात याद रखना। तो इसका ऑप्शन हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज सही करना। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम, जो इफ द प्राइमल प्रॉब्लम है किसी आदेश समस्या में क्या है, सममिति है ना, असममिति है। तो इसको वर्ड को थोड़ा सा असममित लिखना है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कौन से विवरोध की प्रकृति बदलता है, तो वो कृत्रिम चर है वो विवरोध की प्रकृति बदलता है। सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके पास प्रवृत्ति बदलता है, बाकी कोई प्रवृत्ति मिलता है। एक सेलेक्ट वेरिएबल होता है, एक सरप्लस होता है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, प्रवृत्ति बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए यदि ax बराबर bx ग्रेटर सभी सुसंगत हलों का, ये सलो नहीं है, यहाँ हलों का अमुक समुच्चय बहुभुज है, तब चरम बिंदु एक चरम हल देते हैं। निम्न स्थान के लिए विकल्प में से एक उचित विकल्प चुनिए, कम से कम दो, कम से कम कोई एक की देगा। क्योंकि भाई साहब जो को अवमुख समुच्चय का जो हल होता है वो क्या देगा आपको, कोई ना कोई एक ही हल देगा। निश्चित रूप से जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसमें जो वैल्यूज है वो एक देगा। नेक्स्ट ये देखिए प्रॉब्लम्स दे रखी है, उसकी क्या लिखनी है, द्वितीय समस्या लिखनी है, डायरेक्ट रिजल्ट है। ये क्या दे रखा है आपको, मैक्सिमम एम जेडपी लिखने का मतलब मैक्सिमम जेडपी दे रखा है। और सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या दे रखा है, ए एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये पीपी है। इसकी डीपी कैसे लिखी जाती है, ड्यूल प्रॉब्लम। तो देखो मैक्सिमम तो मिनिमम में बदल जाता है, जेडपी को जेडी लिख दो। ये बी जेडपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी एक्स। तो देखो ये बी ऊपर चला जाता है तो बी टी डब्ल्यू हो जाता है एंड सी नीचे आ जाता है, ये ए टी का ए टी बन जाता है, डब्ल्यू बन जाता है। साइंस कैसे हो जाते हैं, ग्रेटर देन हो जाती है, सी नीचे आ जाता है, सी टी हो जाता है एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। देखो ये ऑप्शन जिसमें आ रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी, वीपी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए किसी एलपीपी का इष्टतम हल वह सुसंगत हल है जो उद्देश्य फलन या तो उच्चतम है या न्यूनतम होता है। भाई डायरेक्ट है कि एलपीपी का सुसंगत हल का मतलब अपन दो ही बातें करते हैं। जब एलपीपी पढ़ते तो इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में जैसे दवाइयां खाएगा तो कम से कम, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहेगा कम से कम तो मिनिमम की बात करेगा। और यदि अपने पैसा सैलरी किसी से लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो दो ही ऑप्शन है, उच्चतम या न्यूनतम। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का हल होगा, कोई सुसंगत हल होगा, कोई इष्टतम हल होगा, या देखो किस प्रकार से हल होगा। तो रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो है उसके बारे में अपन बातें करते हैं कि इसका कोई हल होगा क्या। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, देखते मेरी सीट में क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। एक मिनट, ये मिल गया। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, ये आपको दे रखा है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन है आपके पास 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, 3x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। तो ये कहता है कि इसका सुसंगत हल है, अपरिबद्ध हल है, क्या होगा। तो इसके ऑप्शन ऐसे इसकी ग्राफ बना दो। तो देखो इससे 2 से डिवाइड कर दो 1, ये 1 पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया, ये लाइन खींच दी,
लेस देन है तो नीचे की तरफ आ गया। इसके नीचे भी क्या जाएगा 4, इसके नीचे 3, तो यहाँ पे 4 पॉइंट तक चलेंगे अपन और यहाँ पे 3 पॉइंट तक चलेंगे। ये कितना गया इधर ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये आ गया। तो अपने पास इसका क्या आ गया, सुसंगत हल विद्यमान है। अब सुसंगत हल में इष्टतम हल भी आ जाएगा, सुसंगत हल है तो इष्टतम हल की भी बात हो जाएगी, तो इष्टतम हल हो गया इसका। ऑप्शन आपका इसमें डी लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए भी दोनों, देयर इज ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम विद n इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। ठीक है, n वेरिएबल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, n क्या है, वेरिएबल्स की संख्या क्या है ज्यादा, वेरिएबल्स की संख्या क्या है, इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, इन n वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है ज्यादा। वेरिएबल्स देखो ऐसे, एक x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, तो इनको तो क्या कहते हैं वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स आपके क्या है n। इस प्रकार से समीकरण लिख दिया, जैसे एक x1 माइनस x2 प्लस x3, तो ये क्या कहलाते हैं दोनों इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा हूँ n, इक्वेशंस को तो कह रहा हूँ m, वेरिएबल्स को क्या कर रहा हूँ n, तो डेफिनेटली n इज ग्रेटर देन क्या है n। तो आपके पास क्या कहता है कि यदि x के आधारी हल है, तो एक आधारी हल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो n माइनस m चर है उनको क्या होना पड़ेगा शून्य। देखो जितने समीकरण है, तो n माइनस m, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 बराबर 1, एक, तो n माइनस m यानी एक नॉन बेसिक वेरिएबल, पहले भी मैंने बताया था वो क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए। m माइनस m वेरिएबल्स क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, तथा m पर क्या होना चाहिए अशून्य, और दो आपकी कैसी रहनी चाहिए m जो है इक्वेशन। अब देखो एक शून्य हो गया तो दो बचे, तो दो बचे, तो दो कैसे रहेंगे अशून्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा n माइनस m शून्य और m कैसा हो गया शून्य, ये पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी खेल का क्वेश्चन है, ये सेटल पॉइंट्स गेम थ्योरी होती है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सर, आपके सिलेबस में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर ने हटाया नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। देखिए एलपीपी के सुसंगत हल, अब आपको पता है कि कोई भी सिंप्लेक्स विधि से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो वहां पे पता है जेड जे माइनस सी जे ज्ञात करते हैं। जेड जे माइनस सी जे की सभी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ऑल जेड जे माइनस सी जे इज क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये इसके क्या होती है इष्टतम की शर्त होती है सिंप्लेक्स विधि में, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, सी ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए एलपीपीएन सॉल्यूशंस निकालना है, सीधा सीधा सा है, एक्स है सब्जेक्ट है, ये कंडीशंस है के समय L1 L2 का सुसंगत हल ये है, तो आधारी सुसंगत हल है। तो आधारी सुसंगत हल तो वो हल होता है जिसमें नेगेटिव मान नहीं आता हो, पहली बात तो है जिसमें नेगेटिव मान नहीं आता हो, तो इसमें बी और डी में तो नेगेटिव मान आ रहा है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पे देखिए लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, इसकी वैल्यूज को अपन अगर इसको सोल्व करते हैं कोई भी मेथड से, तो आपके पास इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मिनिमम प्रॉब्लम्स दे रखी है, और आपके पास आगे प्रथम सिंपलेक्स विधि में मुख्य अवयवों की संख्या होगी। मुख्य अवयवों की संख्या में देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसके अंदर जो आपके पास है सिंपलेक्स ये है, तो ये जो क्वेश्चन है वो रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड का है, तो ये टाइपिंग भी गलत हुआ है अपने पास, यहाँ पे एक्स्ट्रा में जुड़ गया है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो कैसे होता है वो आपके सिलेबस का नहीं है, एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न आदेश समझता की द्वितीय बराबर है, तो देखो ये सीख लो तरीका, आपके पास फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसे तो मैंने क्लासों में सारे बता रखे हैं, लेकिन ट्रेड आपको सीखना भी तो है ना इसमें, तो कैसे लिखते हैं देखिए, जो आपके पास है निम्न आदेश समस्या मैक्सिमम जेडपी, इसके आदेश समस्या की बात करते हैं, तो देखिए मैक्सिमम जेडपी बराबर है 6x1 माइनस 3x2, और सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखे हैं 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 25, और x1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है 4, एंड x1 x2 इज क्या है ग्रेटर देन 0। देखिए दो ये मैक्सिमम है तो सभी सिंबल लेस देन होने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको माइनस से गुणा कर दूंगा, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा -4। अब देखो कितने समीकरण है दो, तो दो डबल वेरिएबल्स लेंगे W1 W2, तो ये मैक्सिमम है तो ये क्या बन जाएगा मिनिमम में, और ये 25 इंटू W1 ऊपर चला जाता है, और -4
W2 हो जाता है, -4 W2। देखो डायरेक्ट ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाते हैं, इसलिए अब लेस देन है तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। और इसको इससे गुना कर देते तो कितना जाता है 3W1 -W2, और इससे गुना कर देते तो 2W1 2, देखो 3W1 -W2, और ये 2W1 ही रहेगा। तो ये आपके पास देखो ऑप्शन बन रहा है क्या, तो ये तो पहला ऑप्शन ही बन गया, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, दी गई समीकरणों के लिए आधारी हल है। तो देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% आएंगे। ये ड्यूल वेरिएबल्स इसके देखो बेसिक सॉल्यूशंस के, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। देखिए क्या है, ये x1 प्लस 4x2 माइनस x3 बराबर 0, 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, कि इसके नॉन डीजनरेट सॉल्यूशंस निकालने। आपको क्या निकालने, इसके नॉन डीजनरेट आधारी हल है, कि आधारी हल ज्ञात करना है, कि अनआधारी हल, यानी आपको पास यहाँ पे नॉन बेसिक सॉल्यूशंस इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें तीन समीकरण, तीन तो चर है, दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस की संख्या है, तो इसलिए इसके बेसिक सॉल्यूशंस की संख्या 3C2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये कितना जाएगा इसका रिजल्ट 3। 3 का मतलब कौन कौन से जाएंगे, एक बार x3 को 0 ले लो तो x1 प्लस 4x2 बराबर 0, और 5x1 प्लस 2x2 बराबर 0, एक सेट। दूसरे में x2 को 0 ले लो, x1 माइनस x3 बराबर 0, 5x1 प्लस 3x3 बराबर 4। तीसरे में क्या ले लो, x1 को 0 ले लो, 4x2 माइनस x3 बराबर 0, 2x2 प्लस 3x3 बराबर 4। तो अब इनके देखो, एक बार बेसिक वेरिएबल इसको ले लिया, एक बार इसको नॉन बेसिक को 0 ले लिया, तो अब आप इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने पे देखिए इसके x1 x2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, तो ये 4 है यहाँ, तो 2 से गुना करके ये कितने हो जाएगा, माइनस के 9x1 कटने पर ये 0, और ये माइनस के कितने हो गए 8, तो x1 बराबर कितना आ गया 8/9, और x1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस के 2/9, नेगेटिव आ गया, नो प्रॉब्लम, खत्म के। इसके बाद करते हैं कि x1 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, फिर जोड़ेंगे, तो 8x1 बराबर 4, तो x1 बराबर कितना आ गया 1/2, x1 का मान 1/2 है, इसलिए x3 भी कितना आ गया 1/2, तो दोनों मान आ गए 1/2 1/2। अब बात करते हैं इसकी, इसको सोल्व करते हैं, तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, 4 3 12 2 14 x2, और ये कितना आ गया 4, तो x2 बराबर कितना आ गया 2/7, x2 का मान 2/7 करेंगे, तो x3 बराबर कितना जाएगा, x2 का मान 2/7 तो 8/7। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कि क्या पूछा अपने पास, सीधा सा फंडा क्या पूछा है इसमें, तो इसमें अपने से ये पूछा है कि ये जो सॉल्यूशंस है दी गई समीकरणों के अनआधारी आर द बेसिक सॉल्यूशन टेकिंग नॉन बेसिस, अनाधारी पर लेते हुए आधारी हल है। तो इसके आधारी हल निकालने का मतलब सीधा हो गया, डी ऑप्शंस लगा दीजिए, 5/9 11/18। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो इसका मतलब इसमें डाटा कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है, तो ये वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 5/9 11/8, तो इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे तो अपने पास इसमें ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखना, थोड़ा सा इसमें डाटा की मिस्टेक है वो चेक करनी पड़ेगी, दोबारा बता देंगे आपको इसको। नेक्स्ट चलो, सॉल्यूशन करने का तरीका आपको आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये ड्यूलिटी की थ्योरम्स है, कि अगर मैक्सिमम जेड पी बराबर सी एक्स सच दैट ए एक्स इज लेस देन बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये तो क्या है पीपी, और आपकी डीपी क्या दे रखी है जेडपी, तो इसकी जो आपका इसकी पीपी का जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस आता है वो डीपी से क्या होता है छोटा या बराबर होता है। डीपी के अंदर क्या होता है मिनिमम आता है, मिनिमम जेडी, तो ये इससे छोटा या इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ये याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट है थ्योरम्स का, जेड पी इज लेस देन इज इक्वल टू जेडी। नेक्स्ट
ये आपका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, ये आपके पास फिर वही कैलकुलेशन है, जेड दे दिया, 3x1 प्लस x2 दे दिया, ये दे दिया, सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदु ज्ञात करें, आप यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो देखिए सबसे पहले आप इनके ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इसके ग्राफ्स। तो देखिए जो आपके पास है 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 24, 8x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 48 एंड x1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 और x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 6। तो आप इसका पहले क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने का मतलब सीधा सीधा सा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले ग्राफ बना दोगे इसका। आपको पता है ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में सोल्व किया है, ये आपके लिए ही छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन, इसके डाटा निकालने आपको। तो देखो 24, तो 24 का मतलब 8, 8.246 और ये 6, 246, ये लाइन आ गई, ये पहली लाइन। इसका लेकिन लेस देन, तो इसको नीचे की तरफ लेस देन। दूसरी लाइन 8, 6, 6 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे और ये 8 पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये लाइन आपकी ये आ गई। दूसरी लाइन रिजल्ट किधर आ गया, नीचे की तरफ। तीसरी x1 बराबर 5, तो 2, 4, 5, तो x1 इज इक्वल टू 5, ये आ गया। इसका रीजन भी किधर आ गया, इस तरफ आ गया। फिर देखिए आपके पास x2 इज इक्वल टू 6, तो 6 वाली लाइन इस प्रकार से जाएगी। तो ये इसके जो रीजन्स है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ओ ए बी सी, इस प्रकार से 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्ञात करने हैं। तो एक तो 0 0 आ ही जाएगा और एक आपका 5,0 आ जाएगा, तो 0 0 पहले में है, बी में दिख रहा है सीधा सीधा, तो बी ऑप्शन हो गया। दोनों पॉइंट्स आपके ये बी और सी, आप इनको सोल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन इसका लगा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए क्या है, ये हंगेरियन मेथड्स फिर से रिपीट हो गया, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम आता है, एक साइंटिस्ट था उसने ये मेथड्स दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। रेखी प्रवण निम्न से कौन सी मुख्य आवश्यकता होती है, समस्या अधिकतम वाली होनी चाहिए। रेखी प्रवण निम्न से कौन कौन सी की मुख्य आवश्यकता होती है, ऋणात्मक चक्र होना चाहिए, फर्म का उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए, समस्या। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि न आवश्यक नहीं है तो अधिकतम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समस्याएं मैक्सिमम में भी होती है और मिनिमम में भी होती है। एलपीपी में दोनों बातें लिखी जाती है, मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड। तो इसलिए नहीं पूछा इसमें, इसलिए ध्यान देना समस्या अधिकतम होना आवश्यक है नहीं है, समस्या मिनिमम में होती है तो भी काम चल जाता है। नेक्स्ट, एलपीपी का वर्णन करने के लिए कौन से चरों में प्रविष्ट किया जाता है, न्यूनता पूर्वक और अधिपूर्वक दोनों चर चाहिए भी। कोई भी एलपीपी है सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं, आप सिंप्लेक्स से सोल्व करते हैं तो ग्रेटर देन साइन आते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें कुछ घटाया जाता है, तो घटाते हैं तब जाके ये बराबर बन जाता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसमें लेस देन इज इक्वल टू 4 आ गया, तो इसमें जोड़ा जाता है, तो जोड़ने वाली संख्या को तो कहते हैं सलेक वेरिएबल और घटाने वाली संख्या को कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो ये दोनों ही चाहिए भैया आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़ाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, वो तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अपभ्रष्ट कहलाता है, डीजनरेट कब कहलाता है, जब कम से कम एटलीस्ट वन वेरिएबल, नॉन एक एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो। नेक्स्ट, ये आपके पास सटीक संख्या बराबर होती है, ये भी रिपीट हो गया कि जो आधे समस्या में समीकरणों की संख्या होती है वो क्या होती है आपके पास, समीकरणों की संख्या के बराबरी क्या होती है, द्वैत चरों की संख्या होती है। और ज्यादा इसको समझने के लिए देखिए विद्वानों, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हल्का हल्का जिनका पढ़ा हुआ है उसको तो पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर जिनका नहीं पढ़ा हुआ तो उसको कम से कम पहले वीडियो देखना पड़ेगा। एक एक टॉपिक में 5-5 दिन लग जाते हैं उसको पढ़ाने में, और उन टॉपिक्स को समझने के बाद में हो जाते हैं। बाकी अगर ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं, क्योंकि वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको फायदा हो जाता है रट्टा मार विधि में, तो आप डायरेक्ट इनको देख सकते हो। बट सॉल्यूशन कंसेप्टली सोल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम क्लासेज वीडियो देखनी ही पड़ेगी। थैंक यू।